नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। और दिन की शुरुआत हम आज करेंगे जीआई के द्वारा। जीआई, जोग्राफिकल इंडिकेशन, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और जो अभी एग्ज़ाम हुए हैं हाल में, उन सभी के अंदर एक चर्चा का विषय बना रहा है। और इनसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन, चाहे वो पीएससी हो, व्यापम हो, यूपीएससी हो, सभी जगह पर एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो जीआई एक प्रोडक्ट को, किसी भी प्रोडक्ट को, आप जैसे कि कुछ कला हो, आपकी कलाकृति हो, पेंटिंग्स हो, कोई मिठाई हो या स्वीट्स आपने बनाई हो या कुछ डिश बनाई हो, या आपके यहाँ का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो यूनिक है बाकी किसी स्थान से, जो आपके यहाँ कुछ अलग ही पाया जा रहा है, मतलब कि भैया ये तो केवल हमारे ही होता है, इसके साथ तो कहीं और मिलेगा नहीं। अगर आपको ऐसा कहीं लगता है आपके आसपास भी, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं जीआई के लिए। ठीक है। तो जीआई जो है, जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रार, उसका ध्येय वाक्य इन्होंने लिखा है, इनवेल्यूबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, मतलब अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। भैया अमूल्य निधि है, हमारे देश की है, कुछ अलग है हमारे देश में, वो तो है ही, सभी को पता है ना। पूरा विश्व मानता है कि भारत जैसा कोई देश नहीं है। ठीक है। तो जीआई के बारे में हम जानते हैं। तो जीआई का मतलब होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन, और ये एक भौगोलिक संकेत, जिसे हम हिंदी में कहेंगे। यह एक प्रतीक है, एक सिंबल है, टैग है, ये एक प्रकार से एक सिंबॉलाइज कर दिया जाएगा उस प्रोडक्ट को, किसी को, एक प्रोडक्ट को, उत्पाद को, वो चाहे आपका हैंडीक्राफ्ट हो, है ना, आपके चाहे कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, चाहे आपका कोई फूड प्रोडक्ट हो, खाद्य वस्तु हो, किसी भी प्रकार की कुछ अलग चीज़ अगर आपके क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, एक मूल क्षेत्र में जोड़ती है, तो उसे ये जीआई का टैग मिलता है। इसके क्या फ़ायदे हैं? तो जीआई टैग से ये फ़ायदा होता है कि आपके एक एरिया के उस प्रोडक्ट को अलग स्पेसिफिक पहचान मिलती है। उस पहचान से क्या होता है, उससे जुड़े जो लोग, जो उससे रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलता है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिलता है, और एक रोज़गार का अवसर क्रिएट होता है, और साथ में उस क्षेत्र का टूरिज्म एक्सेट्रा सब कुछ प्रमोट होता है। ठीक है। ये एक अधिनियम के द्वारा 15 सितंबर 2003 को प्रभाव में आया था, और जिसका एक रजिस्ट्रार, मतलब जो विनिमय भौगोलिक पंजीयक रजिस्ट्रार, मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रार, इसका इस्टेब्लिश किया गया, जिसका हेड क्वार्टर बनाया है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर बनाया है? तमिलनाडु, चेन्नई के अंदर इसका हेड क्वार्टर है। और ये जो एक्ट हैगा, ये 1999 में लाया गया था, एज अ जीआई ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन। ठीक है। ये 1999 का एक्ट हैगा, इसे अमेंड करके और इम्प्लीमेंट करके लागू किया गया अच्छी तरह से 15 सितंबर 2003 को, और जिसके बाद में भारत के अंदर जीआई अलग अलग प्रोडक्ट को दिया जाना स्टार्ट हुआ। ठीक है। तो अब जानते हैं कि जीआई कौन प्रदान करता है। भाई जीआई तो है, पर कौन प्रदान कर रहा है? ये तो हमने देखा कि रजिस्ट्रार ऑफ जीआई इसे प्रदान कर रहा है, पर ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है? तो मिनिस्ट्री के अंदर ये आ रहा है, उस मिनिस्ट्री का मंत्रालय का नाम है, वाणिज्य मंत्रालय विभाग के अंदर, इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। तो वाणिज्य मंत्रालय मतलब हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, उसके अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है। ये एक ऐसी मिनिस्ट्री है जो कि हमारे यहाँ का वाणिज्य तो देख ही रही है, साथ में इंडस्ट्रीज को प्रमोट कर रही है, और इंटरनल ट्रेड मतलब कि अंतर्राज्यीय और जो भारत देश के अंदर जो व्यापार हो रहा है, उसके ऊपर निगरानी रखने वाली मिनिस्ट्री है। तो ये आप देखेंगे, इस तरह का एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है अगर कोई प्रोडक्ट को जीआई अलॉट होता है। तो इस तरह का एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसमें लिखा रहता है ऊपर की तरफ, भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री, जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, है ना। और अधिनियम ये 1999 हमने जिसकी बात करी, वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन, रजिस्ट्रीकरण तथा संरक्षण अधिनियम 1999 के अंतर्गत। और सभी को ये सर्टिफिकेट नंबर जारी होता है, कौन से नंबर का जीआई है ये, कितनी तारीख को ये जीआई दिया गया है, और साथ में किस प्रोडक्ट को दिया गया। तो आप देखेंगे नीचे ये लिखा है कश्मीरी सेफ्रॉन को। ठीक है। मतलब कि कश्मीर की केसर के लिए ये जीआई इंडिकेशन दिया गया था, टैग दिया गया था, उसका ये प्रमाण पत्र है। नीचे आप सिग्नेचर में देखेंगे तो रजिस्ट्रार ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है। रजिस्ट्रार ऑफ भौगोलिक उपदर्शन। आगे की ओर हम बढ़ेंगे तो हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक हमारे एमपीपीएससी
व्यापम और अदर रिलेटेड एग्ज़ाम्स की जो एमपी गवर्नमेंट की है, चाहे वो आपकी वर्ग 2 हो, वर्ग 1 है, वर्ग 3 है, और अन्य एग्ज़ाम जिनके अंदर जीके पूछा जा रहा है, एसएससी वगैरह सभी में। तो जीआई टैग्स की अगर हम एमपी के पर्सपेक्टिव में बात करें तो टोटल 19 जीआईस हमें मिल चुके हैं। रिसेंट में हमें 6 मिले हैं, उसके कुछ महीने पहले 2 मिले थे, वरना उसके पहले हमारे पास बहुत कम जीआई थे। कर्नाटक और केरला और महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा अधिकतर जीआईस में शामिल किया गया है। ठीक है, तो एमपी गवर्नमेंट भी अब इसकी कदम पर बढ़ रही है, वो उन्होंने अभी प्रयास में है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जीआई के लिए अप्लाई करें। ठीक है, रिसेंट में कुछ 2 दिन पहले 18 ऐसे प्रोडक्ट को चिन्हित करा है एमपी गवर्नमेंट ने, जो कि जीआई के अंदर वो उन्हें अप्लाई करने वाले हैं, और नो डाउट वो जीआई टैग उन्हें मिलना ही है, क्योंकि वो अपने आप में यूनिक है। इनके ऊपर भी हम एक क्लास ले लेंगे, अलग से स्पेसिफिक क्लास में बात करेंगे इनके ऊपर हम। पर आज हम बात करने वाले हैं इन 19 जीआई की, जो अभी मध्य प्रदेश के पास हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो पहली हम बात करते हैं चंदेरी की साड़ी। तो चंदेरी की साड़ी एमपी गवर्नमेंट को मिला 2005 में। एमपी गवर्नमेंट का सबसे पहला जीआई था ये। और अगर हम बात करें इंडिया के लेवल पर, केवल फर्स्ट की बात करेंगे हम इंडिया में, वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो दार्जिलिंग की चाय है ना, दार्जिलिंग की टी जो चाय है, उसे सबसे पहला जीआई प्रदान किया गया था भारत के अंदर। और एमपी के अंदर प्रदान किया गया वो था केसरी चंदेरी साड़ी के लिए, जो कि एक हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी के अंदर प्रदान किया गया है। अब हम चंदेरी साड़ी की बात करें तो चंदेरी की साड़ी हम देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर साड़ियाँ होती हैं, सिल्क के ऊपर ये टोटल बनी होती है। और इसमें हम देखेंगे तो पूरा चंदेरी की साड़ी में सिल्क का काम बॉर्डर पे और पूरी साड़ी में किया जाता है। ठीक है, और इसके जो पैटर्न हैं, फेमस टेक्सचर्स, इनकी जो डिज़ाइनिंग है, ये आप पैटर्न देख रहे हैं सभी साड़ियों में देखेंगे आप। ये अंकल हैं हमारे, सर हैं, ये हाथों से बना रहे हैं इसे, ये हैंडलूम के ऊपर। और इसकी खासियत है कि पूरी तरह से हाथ से बनी होती है, हैंडमेड है पूरी तरह से, हाथ से बनी होती है। और इसे बनने में काफ़ी समय लगता है, 10 से 15 दिन एक साड़ी को बनने में लग जाता है। और अगर अच्छी साड़ी मतलब डिज़ाइनर है कुछ ज़्यादा ही, तो 30 से 40 दिन भी इसमें लग जाते हैं एक साड़ी को बनने में। सेकंड हम बात करेंगे लेदर टॉय ऑफ इंदौर, चमड़े का खिलौना, चमड़ा खिलौना। ये इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, हम शेयर करते हैं आपसे। कि हुआ क्या था कि पहले आपने देखा होगा राजा रजवाड़ों को शिकार करने का बहुत शौक होता था। तो शिकार करते थे, और किसी भी जानवर का जब वो शिकार करते थे तो उसकी जो स्कल थी, उसकी जो चमड़ी थी, उसे स्किन को उसकी प्रोटेक्ट करके रखते थे, उसमें घास वगैरह भर देते थे, इस तरह से कि वो ऐसा लगे कि ज़िंदा है। और उसे दीवारों पे टांग देते थे, और या गेट के आइट साइड में खड़ा कर देते थे। शेर हो, चाहे चाहे हिरण हो, चाहे चीता हो, इन्हें वो अपने घर में एज अ सजा के रखते थे, डेकोरेटिव आइटम, एज अ सिंबल ऑफ लग्जरी एंड रॉयलनेस, है ना। हालांकि वो बिल्कुल गलत प्रथा थी, जिसके कारण आज हमारे देश में चीते एक्सटिंक्ट पे थे, और जिसे हम कोशिश कर रहे हैं वापस से स्टेबलाइज करने की, अफ्रीका से चीते लाकर। तो जो जानवर को मारा जाता था, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता था। उसी के बेस पर इंदौर के लोग अच्छे होते हैं ना, अपने दिमाग लगा कि क्यों जानवर को मारना इतने बड़े। तो उन्होंने एक आइडिया निकाला कि हम क्यों ना उसके मिनिएचर, जो ये प्रोसेस थी टैक्सीडेमी, टैक्सीडर्मी, तो टैक्सीडर्मी जो प्रोसेस कहलाती थी, वो प्रोसेस मतलब जो अभी हमने पढ़ा कि वो राजा वगैरह और जो बड़े बड़े शिकार करते हैं, जिंदा रख के रखते थे जानवर को, ऐसा उनके अंदर भूसा वगैरह भर के ऐसा शो करते थे कि वो जिंदा है, अलाइव लाइक लुक करते थे। जो कि आपको भोपाल अगर आप गए हो कभी, तो भोपाल में वन विहार नेशनल पार्क के अंदर एक म्यूजियम है, जिसके अंदर टैक्सीडर्मी लायन की और लेपर्ड की रखी हुई है। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये मरा हुआ है, दूर से देखेंगे आपको लगेगा बिल्कुल जीवित खड़ा हुआ है। उसमें आँख वगैरह लगा दी जाती है नकली, और उनमें घास वगैरह भर के केमिकलाइज करके, जिससे सड़े नहीं, और बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। मुंबई के अंदर भी नेहरू नेशनल म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है ये सब कुछ। तो इंदौर के लोगों ने इसका एक बहुत ही अच्छा जुगाड़ निकाला, और बहुत ही सुंदर से मिनिएचर बनाया, है ना। इंसानों के मिनिएचर तो बनते ही हैं, पर हमारे इंदौर वालों ने बना दिए जानवरों के मिनिएचर बहुत सुंदरता से। आप देख सकते हैं छोटा सा ऊँट बनाया उन्होंने, और इसे ऐसा लग रहा है ये कि बिल्कुल रियल हो, बड़ी साइज़ का ऊँट है, बिल्कुल कर्व्स का ध्यान रखा है इन्होंने। और एक एक नब्ज़, मतलब कि पूरी नसें दिख रही हैं उस छोटे से खिलौने के अंदर भी। और ये ऊपर की परत इसकी चमड़े की होती है, अंदर तार और भूसे और कागज़ का
ठोस सपोर्ट दिया जाता है, शेप दिया जाता है, उसके ऊपर ये चमड़े की छोटी सी परत लगाई जाती है और उसके ऊपर उसमें कलर वगैरह करके उसे डेकोरेटिव बनाया जाता है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि अगला जो प्रोडक्ट है हमारा बाग प्रिंट। बाग प्रिंट थर्ड नंबर पे हमें ये वापस से हैंडीक्राफ्ट की कैटेगरी में मिला, है ना। एक नोटिस करने वाली चीज़ है कि एमपी गवर्नमेंट, एमपी के पास में सबसे ज़्यादा जीआईस हैं वो हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में ही है। एमपी वाले सब कलाकार हैं, एमपी गजब है भैया, है ना। तो सारे जीआईस जो हमारे पास हैं वो हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी के अंदर है। अब बाग प्रिंट जो रिलेट करता है धार से, धार जिले के अंदर बाग एक करके गांव है का, और उसी के अंदर जो प्रिंट वहाँ पर जो लोग करते थे, है ना, ये प्रिंट प्रिंट कहलाती है ब्लॉक प्रिंट। तो ये ब्लॉक प्रिंट है। इस ब्लॉक प्रिंट की हम बात करें तो ये ब्लॉक प्रिंट क्या होता है कि इस प्रकार के वुडन के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, ये देख रहे हैं आप राइट लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे, और इनके ऊपर सुंदर सी कलाकृति बनाई जाती है। एक प्रकार से सील और स्टाम्प होता है ना हमारा, वैसा वुडन स्टाम्प बनाया जाता है और उसे एक एक करके, एक एक ब्लॉक को ऐसे प्रिंट किया जाता है, बिल्कुल ध्यान रखते हुए कि गैप ना हो। अच्छा, ये जो ब्लॉक बनाने की और ये प्रिंटिंग करने की प्रोसेस केवल इतनी ही नहीं कि कपड़ा लिया और प्रिंट कर दिया। बाग प्रिंट प्रोसेस एक बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें क्या किया जाता है कि कपड़े को पहले, सबसे पहले बहुत समय के लिए गलाया जाता है, उसे मुलायम बनाया जाता है। उसके बाद में उसे अलग अलग प्रोसेस से निकाला जाता है, जैसे उसे कैस्ट्रॉल ऑयल के अंदर गलाया जाता है पहले कुछ दिन के लिए, फिर उसे गॉड डंग के अंदर और उससे प्रोसेस किया जाता है, फिर सॉल्ट के अंदर, फिर वाटर के अंदर, फिर उसकी डाइंग होती है। फिर उसके बाद में एट द एंड जब वो कपड़ा सॉफ्ट हो जाता है उसके ऊपर फिर ये ब्लॉक प्रिंट किए जाते हैं। और ये ब्लॉक प्रिंट होने के बाद में उसे सुखाया जाता है 10 से 15 दिन के लिए बड़ी धूप के अंदर। ठीक है। और जब वो सूख जाता है तो उसे वापस से ले जाया जाता है बहती हुई नदी के अंदर, और वहाँ पे उसे बहते हुए पानी में धोया जाता था, ऐसा कहते हैं। और उस प्रोसेस को कहते थे विचलिया। ठीक है। ये प्रोसेस कहलाती थी इसको पूरा बनाने की, विचलिया। अब ये जो बाग प्रिंट्स है, ये स्पेसिफिकली खत्री फैमिली है वहाँ पर, जो पुश्तों से इस काम को करते आ रही है मुगलों के समय से। इनके फाउंडर, इनके जो दादा परदादा, जिनका नाम है श्री इस्माइल जी सुलेमान जी खत्री। ठीक है। ये इस काम को चलाते आ रहे हैं। इनके पोते वगैरह अब जब उसके काम को संभाले हुए हैं, उन्हें बड़े सारे नेशनल अवार्ड्स मिले हैं, आप देखेंगे यूट्यूब पे या कहीं भी सर्च करेंगे तो नेशनल अवार्ड्स मिले हैं इसके लिए। और ये बहुत ही यूनिक पैटर्न है। और ये ब्लॉक प्रिंटिंग ही एमपी के अंदर और कई जगह पर भी, बहुत सारी जगह पर पाया जाता है, कहीं पर तो इन्हें जीआई टैग भी प्रोवाइडेड है। तो आगे हम देखेंगे उनके बारे में। अब है महेश्वरी साड़ी। अब साड़ी की बात है और महेश्वरी साड़ी का नाम ना है तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। महेश्वरी की साड़ी का भी एक अलग से एक रुचिकर कहावत है और कहानी है कि महेश्वर की साड़ियाँ इतनी सुसज्जित होती है कि ये इसे यूज़ किया जाता था गिफ्ट के लिए, एज अ रॉयल गिफ्ट के लिए। एक समय रॉयल गिफ्ट के लिए इसका यूज़ किया जाता था। ठीक है। इनका महेश्वर का इतिहास है कि वहाँ पर 5th सेंचुरी से ही खूब सारा हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम्स का काम होता था और अलग अलग कलाकृतियों का काम किया जाता था। ठीक है। और वहाँ पर कहीं ना कहीं गर्मी पड़ती है, तो इसलिए ये जो साड़ियाँ उनकी बनाई गई है समर के लिए परफेक्ट मानी जाती थी, क्योंकि इनमें सिल्क और कॉटन का मेनली यूज़ किया जाता था। कॉटन ज़्यादा यूज़ होता था क्योंकि खरगोन और खंडवा रीजन में कॉटन पाया जाता है नेचुरल रूप से। ठीक है। कपास की खेती है वहाँ पर। अब ये माहेश्वरी जो साड़ी है, इनका इतिहास ऐसा बताया जाता है कि 1760 के अंदर जो हमारी अहिल्या माता है, 1760 के अंदर वो लेकर आई कारीगर मांडव से, जो अपना धार जिले का मांडव है वहाँ से, सूरत से, और वहाँ के टैलेंटेड जो हैंडलूम वीवर्स थे उनको लेकर आई वो। और उन्होंने सबसे पहली जो साड़ी की डिज़ाइन, मतलब जो डिज़ाइनर इनका माना जाएगा फर्स्ट, वो माँ अहिल्या को ही माना जाएगा, है ना। उन्होंने सबसे पहला अहिल्या का महेश्वर का साड़ी डिज़ाइन किया और उसके बाद वो इसे यूज़ करते थे गिफ्ट के लिए, है ना। और इसका 9 यार्ड साड़ी कहते हैं इसे। ठीक है। 9 यार्ड साड़ी मतलब नवराई एक वर्ड हैगा, नवराई मराठी वर्ड है नवराई, गाना भी है शायद इसके ऊपर कुछ, है ना। तो ये इसे कहा जाता था इसके स्पेसिफिक पैटर्न के कारण। तो ये हमारी महेश्वर की साड़ी थी। अब महेश्वर की साड़ी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो धीरे धीरे करके इसके कारीगर एक्सटेंट पे चले गए थे
और क्योंकि मशीन आ चुकी थी भारत के अंदर, और सस्ती साड़ियाँ मिलने लगी थी, क्योंकि वो मशीनों से बनती थी, उसमें समय लगता नहीं था इतना, तो वो काफ़ी सस्ती होती थी इनसे। तो इसलिए एक्सटेंट पर कहीं ना कहीं महेश्वर साड़ी पहुंच चुकी थी। तो इनके लिए यशवंत राव जी होलकर जो हमारे द्वितीय थे, यशवंत राव होलकर द्वितीय, है ना, इनके पुत्र और इनकी बहू ने एक एनजीओ स्टेबलाइज करा जिसका नाम था रेवा सोसाइटी, है ना, ये एक एनजीओ था, एनजीओ है अभी भी, रेवा सोसाइटी। और यह एनजीओ काम कर रहा है इस महेश्वरी साड़ी को प्रमोट करने में। और हाल फिलहाल में करीब करीब 250 से ज़्यादा कारीगर इसमें काम कर रहे हैं। इस एनजीओ के थ्रू इन्होंने इसे स्टेबलाइज करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। ठीक है, जिनका नाम था, ये इनके पुत्र यशवंत राव जी के थे, इनका नाम था रिचर्ड होलकर और सैली होलकर इनकी वाइफ। इन दोनों ने इस एनजीओ को स्टेबलाइज किया। और ये रेवा सोसाइटी एनजीओ महेश्वरी साड़ी को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छे से काम कर रहा है अभी। ठीक है, अब बात आता है बेल मेटल ऑफ दतिया एंड टीकमगढ़। दो क्षेत्र के लिए दिया हुआ है, दो डिस्ट्रिक्ट के लिए, एक दतिया और टीकमगढ़ के लिए। तो बेल मेटल होता क्या है? आपने बीट वगैरह सुना होगा कभी, बीट का, धातु का कुछ बना आइटम, है ना। थोड़ा आपके घर में भी एक ना एक मूर्ति तो रखी होगी इस प्रोडक्ट की, है ना, भगवानों की मूर्तियाँ इसमें बहुत बनती है। और इसको बेल मेटल को दतिया और टीकमगढ़ के लिए जीआई टैग प्रदान हुआ है। ठीक है। हाँ, महेश्वरी साड़ी की, और एक महेश्वरी साड़ी की याद आई मुझे कि इसकी एक स्पेशलिटी थी कि महेश्वरी साड़ी का जो पल्लू होता था ना, उस पर पाँच, क्या होता था, 5 स्ट्रिप्स होती थी, पंक्तियाँ होती थी, उसकी स्पेशलिटी होती थी। तो उसका आंचल कह लें या पल्लू कह लें, उस पर 5 वो पाई जाती थी, स्ट्रिप्स पाई जाती थी। ठीक है। तो ये बेल मेटल हमारा देखा हमने, बेल मेटल दतिया का। इसमें बड़ी सुंदर सुंदर कलाकृति कराई जाती है ढलवा के द्वारा। पहले मतलब मेटल को पिघला लिया जाता है और मिट्टी और साँचे रहते हैं मिट्टी के, उसके अंदर इन्हें बनाया जाता है। नागपुरी संतरा, अच्छा नागपुर तो भैया हमारे एमपी का, मतलब कि जो पुराना मध्य प्रदेश, हमारा अविभाजित मध्य प्रदेश, उसका कैपिटल रहा करता था। तो क्या इसलिए इसे हमने दे दिया क्योंकि हमारा पहले कैपिटल था? तो नहीं, नागपुरी संतरा जिसका हमें जीआई टैग मिला है, एमपी को भी। अब एमपी को कहाँ से मिला है? तो एमपी के लिए इसलिए मिला है कि ये पहली बात तो कि हमारा जो छिंदवाड़ा क्षेत्र है जिसमें, है ना, तो छिंदवाड़ा महाराष्ट्र बॉर्डर से लगता है नागपुर के पास में। और छिंदवाड़ा के अंदर जो संतरा प्रोड्यूस होता है, जो वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में उगता है ना, वह जाता है नागपुर मंडी में। कहाँ जाता है वो? नागपुर मंडी से, और वहाँ से सेल आउट होता है अधिकतर जगह। नागपुर में तो हो ही रहा है, इसलिए उसका नाम नागपुरी संतरा है। पर जो संतरा मंडी है वो स्पेसिफिक है नागपुर के अंदर। तो छिंदवाड़ा से भी जो संतरा हमारा जा रहा है वो जा रहा है नागपुर, और उसके बाद में वो ऑल ओवर नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है। अब जो नागपुरी संतरा है, इसे मंदारिन भी कहते हैं, नागपुरी मंदारिन। ठीक है। और इसकी स्पेशलिटी थी कि इसके अंदर का जिसका टेस्ट है, इसका रंग है, इसका साइज़ है, और इसके जो केमिकल फॉर्मेशन है इसके अंदर, जो इसके रसायन पाए जा रहे हैं, वो सबसे यूनिक हैं ये सब में। ठीक है। इसलिए इसको स्पेसिफाई किया गया। और इसके अंदर की जो बीज की क्वांटिटी, और ये हमारे पास रहेगा 10 साल के लिए इसका नाम, मतलब कि अगर आप कोई भी जीआई आप करवाते हैं स्टेट को, तो 10 साल के लिए आपके पास उसका कॉपीराइट एक्सेट्रा सब कुछ आ जाता है। ठीक है। मात्र 1500 रुपये की फ़ीस में आप आवेदन कर सकते हैं जीआई के लिए। अच्छा, नागपुरी संतरा, एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट ये हो जाता है कि मध्य प्रदेश का पहला फर्स्ट एग्रीकल्चरल कोई प्रोडक्ट था अगर जीआई प्राप्त करने वाला, तो वह है नागपुरी संतरा। ठीक है। अब आ गया रतलामी सेव, जो कि आप सभी ने खाया ही होगा कहीं ना कहीं। तो रतलामी सेव इम्पॉर्टेंट है, एक ये फूड आइटम है जिसे जीआई पाया, खाद्य पदार्थ है जिसे जीआई प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है। इंदौर में काफ़ी मिल जाता है हमारे, और मध्य प्रदेश के सभी एरियो में रतलामी सेव के नाम से सेव मिली जाती है। अच्छी तीखी ये सेव होती है हमारी। ठीक है। अब बात करें कड़कनाथ की।
तो कड़कनाथ का मीट उसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो झाबुआ के लिए। कड़कनाथ एक प्रकार की मुर्गी है जो कि अंदर से भी काली पाई जाती है, बाहर से भी काली पाई जाती है। जैसे आप देख रहे हैं, काली और थोड़ी चमकीली सी ये मुर्गी है, और इसका मीट अंदर से काला होता है, हड्डी भी इसकी काली होती है, ब्लड भी बताया जाता है काला होता है आयरन की अधिकता के कारण। ठीक है, तो इसे इसका एक्चुअल में नाम जो ओरिजिनल नाम है वो कड़कनाथ नहीं है। कड़कनाथ तो इसे हम लोकल लैंग्वेज में कहने लग गए, वहाँ के जो मूल निवासी जनजाति वगैरह वो इसे कड़कनाथ से पुकारती है, इसलिए वो फेमस हो गया कड़कनाथ। पर अगर आपको इसके बारे में जानना हो तो इसका नाम है काली मासी। क्या नाम है? काली मासी। ये इसका एक्चुअल नाम है, ओरिजिनल नाम है। पीएससी का ही पूछ सकता है, कोई भी एग्जाम पूछ सकती है कि काली मासी क्या है। तो काली मासी क्या है? मुर्गी है जिसका दूसरा नाम, फेमस नाम क्या है? कड़कनाथ है। ठीक है, 2018 में इसे जीआई टैग प्रदान किया गया था। चिनोर राइस ऑफ बालाघाट, वह चिनोर चावल। अगर आपने बासमती का नाम सुना हो और आपको लगता है कि बासमती सबसे अच्छा चावल है, नो डाउट बासमती सबसे अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट चावल में आता है। पर अगर आपने बासमती आपने खाया और अगर आपने चिनोर नहीं खाया और आप बासमती को सबसे बेस्ट बोल रहे हैं, तो आप एक बार चिनोर का चावल टेस्ट करके देखिए। अगर मान लीजिए बासमती का रेट 100 रुपये है तो चिनोर का आता है 200 रुपये। इतना क्वालिटी और क्वांटिटी में कम होने के कारण इसका प्राइस इतना ज़्यादा है और इतना डिमांड में रहता है चिनोर चावल। अब ये कहाँ पर है चिनोर चावल? तो ये उगता है बालाघाट के अंदर। ठीक है, बालाघाट के अंदर दो तीन एक जीआई टैग प्राप्त है। बालाघाट बहुत अच्छी जगह है और उनको अभी हाल हमने देखा कि इन्हें दो एक जीआई टैग प्राप्त हैं। जैसे डिंडोरी के लिए भी दो एक जीआई टैग मिल चुके हैं। तो बालाघाट की हम बात करें तो यहाँ का चिनोर चावल बहुत ही फेमस है और ये जीआई टैग हमें मिला है 2018-19 में करीब करीब। ठीक है, अच्छा जी, जो चिनोर चावल है उसे काली मुछ चावल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काली मुछ चावल। ठीक है, काली मुछ के नाम से आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इनकी मुछ काली, ऐसा याद कर लीजिएगा। तो काली मुछ चावल कहते हैं इन्हें। ठीक है, उसके बाद में आ रही है महोबा देशवारी पान। अच्छा, महोबा कहाँ है? तो महोबा है उत्तर प्रदेश में, एमपी के अंदर नहीं हैगा। ठीक है, तो देशवारी हैगा रिलेटेड एमपी से। तो ये जो जीआई टैग दिया गया है तो ये कॉमनली दिया गया है उत्तर प्रदेश प्लस मध्य प्रदेश को। ठीक है, तो ये जीआई टैग हैगा यूपी और एमपी के अंदर। और एमपी में कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए? तो एमपी में है छतरपुर को। छतरपुर की स्पेशलिटी है। अगर पूछ लिया जाए कि देशवारी पान कहाँ की स्पेशलिटी है या महोबा देशवारी पान एमपी के आधार पर कहाँ के लिए फेमस है, तो वो है छतरपुर के लिए। मुरैना गजक। मुरैना गजक हमारी 2023 में मार्च के अंदर इसे जीआई टैग प्रदान किया गया और सभी ने खाई होगी, है ना। अगर आपके कोई से भी ज़िले में रहते हो आप एमपी के या कहीं इंडिया के अंदर भी, तो गजक अगर मिल रही होगी आपको तो मुरैना के नाम से ही मिलेगी कि मुरैना की प्रसिद्ध गजक। और जलेबी मिलेगी तो बुरहानपुर के नाम से मिलेगी। और सेव मिलेगी तो रतलामी सेव या इंदौरी सेव मिलेगी। ठीक है, तो बुरहानी ये मुरैना हमारी गजक है, इसे जीआई टैग प्राप्त है ना। इंदौरी सेव का नहीं है भैया। ठीक है, रेवा सुंदरजा मैंगो। अब रेवा सुंदरजा मैंगो क्या है भैया? तो रेवा का जो सुंदरजा मैंगो है ना, आम हैगा ये, इससे जीआई टैग प्राप्त हुआ है 2023 में मार्च में ही। और बड़ा ही अच्छा आम है, थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है ये, है ना। इसे भी जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। ठीक है, साबरमती गेहूँ, सरबती गेहूँ, साबरमती नहीं, सरबती गेहूँ। ठीक है, तो सरबती गेहूँ की बात करें तो ये है हमारे सीहोर से रिलेटेड। इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है सीहोर के अंदर। ठीक है, सुनहरा अनाज कहते हैं इसे, गोल्डन ग्रेन। तो गोल्डन ग्रेन कहा जाता है हमारे सरबती गेहूँ को, जो कहाँ पाया जाता है? सीहोर में पाया जाता है। इसे जीआई टैग कहाँ के लिए प्राप्त है? सीहोर मध्य प्रदेश के लिए प्राप्त है। नेक्स्ट नंबर पे 14 नंबर पे आ रही है हमारी गोंड चित्रकला। तो गोंड चित्रकला की हम बात करें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सुंदर है। ठीक है, ये हमारी सदियों से चलती हुई आ रही एक कला थी जो गोंड जनजाति के द्वारा की जाती थी। स्पेशली पहले ये हाथ के ऊपर, पत्थर के ऊपर, है ना, और दीवारों पर की जाती थी, वहीं पर ये उकेरी जाती थी। पर धीरे धीरे जैसे कि हमारा कैनवास का
और पेपर का उपयोग आने लगा, तो उसके बाद कुछ मुख्य कलाकारों ने इन्हें पेपर और कैनवास पे उकेरना भी प्रारंभ किया। इसकी एक स्पेशलिटी है कि ये बाकी पेंटिंग से अलग कैसे है। तो इसकी एक पहचान है कि ये जो पेंटिंग है ना, इसमें केवल लाइन और डॉट्स का यूज़ किया जाता है और उसके द्वारा ये पूरी पेंटिंग बना दी जाती है। आप देखेंगे, देखिए कि ये ऊँट है, हिरन है, इनके ऊपर डॉट्स का यूज़ किया गया और ये लाइन का यूज़ किया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर भी देखेंगे पेड़ के अंदर तो ये लाइंस का यूज़ करा गया है और डॉट्स का यूज़ किया गया है। इस पेंटिंग में भी आप देखेंगे तो बालों में भी लाइंस यूज़ करी, चेहरे में भी लाइंस यूज़ करी गई है। तो सभी जगह लाइंस का यूज़ कर रहे हैं, है ना। और बिल्कुल बिल्कुल बारीकी से किया जाता है, नेचुरल कलर्स का यूज़ किया जाता है और कलर का जो कॉम्बिनेशन बिठाया जाता है बहुत ही आकर्षक होता है ना। नो डाउट वो नेचुरल मतलब कि रियलिस्टिक ह्यूमन तो क्रीम कलर का और ब्राउन कलर का दिखता है, पर यहाँ ब्लू कलर का, तो कलर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बैठाया जाता है, कलरफुल ड्राइंग्स होती है। और अगर इस बात गोंड चित्रकला की हम बात करें तो यह जो मिली है डिंडोरी के अंदर, है ना, कहाँ पर, डिंडोरी के अंदर। और डिंडोरी में भी अगर स्पेसिफिक बात करें तो है पटनगढ़, पाटनगढ़ करके एक जगह है, गांव है, वहाँ के लोग स्पेशली इसके कलाकार मुख्यतः पाए जाते हैं, है ना। और ऐसा कहा जाता है कि जंगड़ सिंह श्याम जो हैं इनके मुख्य कलाकार हैं और इन्होंने ही इस पेंटिंग को नेशनल लेवल पर उजागर करने में, लाने में इनका ही सबसे बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, रग आयरन क्राफ्ट ऑफ बरगा डिंडोरी, है ना। डिंडोरी का एक और जीआई आ गया भैया यहाँ पर, तो डिंडोरी के भी दो अभी जीआई टैग देखने मिल चुके हमें। तो आपने ये कहीं ना कहीं आप अगर घूमने गए हों तो इस तरह की कलाकृतियाँ आपने लोहे की बिल्कुल अवश्य से देखी होगी। ये जनजाति के द्वारा ही की जाती थी, डिंडोरी जनजाति के द्वारा, डिंडोरी में गोंड और अन्य जनजाति के द्वारा की जाती है। तो बरगा करके एक प्लेस है डिंडोरी में, वहाँ पर ये स्पेशलिटी है। और इसे जो करते थे अगरिया जनजाति के लोग, अगर आप अगरिया जनजाति के बारे में जानते हो तो ये गोंड जनजाति की उपजाति में आती है और ये आग का काम करते थे मुख्यतः। ठीक है, आग से लोहे के कुछ इक्विपमेंट्स बनाने, हंसिया बनाना, कुल्हाड़ी बनाना। और उसी के साथ साथ में उन्होंने एक नई चीज़ स्टार्ट करी होगी, ये इस प्रकार की सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ बनाते हैं आयरन से, लोहे से, जिसे डीआई टैग प्राप्त हुआ है अभी अप्रैल के अंदर 2023 में। बटिक प्रिंट ऑफ उज्जैन एज सिमिलर एज बाग प्रिंट हैगा। ठीक है, ब्लॉक प्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है इसके अंदर, बस इसके जो डिज़ाइन और साँचे हैं वो अलग ही यूनिकनेस वाले हैं थोड़े। आप स्कार्फ में मेनली इसे देखते होंगे। तो ये बटिक प्रिंट हमारा कहाँ का है, उज्जैन का है। और उज्जैन में इसे भैरवगढ़ का प्रिंट भी कहते हैं। कहाँ का प्रिंट, भैरवगढ़ प्रिंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो भैरवगढ़ के नाम से भी अगर पूछा जाए तो बटिक प्रिंट ही भैरवगढ़ प्रिंट का एक प्रकार से। ठीक है, 17 नंबर का हमारा आ रहा है ग्वालियर का हैंडमेड कारपेट। जो हैंडमेड कारपेट है, भारत के अंदर कारपेट नहीं बनते थे पुराने समय में। जब मुगल्स आए तो उनके साथ में वो कुछ कारीगर भी लेके आए कारपेट बनाने के लिए। ठीक है, और अलग अलग चीज़ें करने के लिए। तो ये मुगल और जो फारसी भारत में आए तो ये कारपेट की कला वहाँ से स्टार्ट हुई। और ग्वालियर के अंदर भी राजा रजवाड़ों में इसे बिछाया जाने लगा कारपेट को। तो ये जो ग्वालियर का कारपेट होता है ये अभी भी हाथों से बनाया जाता है, पूरा कोई मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है। और ये बेस्ड होता है फारसी कला के ऊपर। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि ग्वालियर का जो कारपेट है ना, ये किस देश से या किस कला से प्रभावित थे, फारसी कला से प्रभावित है। इसके अंदर बीच वाला जो बॉक्स रहता है वो चौखट रहता है, उसमें कुछ सिंपल सी कलाकृति और बाकी आसपास बॉर्डर के साथ में अलग अलग डिजाइनिंग से कलाकृति देखने आपको मिलेगी। वारसियोनी का, वारसियोनी हैंडलूम साड़ी एंड फैब्रिक। ठीक है, अब वारसियोनी हैंडलूम साड़ी साड़ी जो है ये है हमारी बालाघाट की। ठीक है, तो बालाघाट के एक गांव के अंदर जनजाति लोगों के द्वारा ये साड़ियाँ बनाई जाती है और फैब्रिक भी बनाया जाता है, साड़ी नहीं केवल, है ना, कपड़ा और कुछ भी अलग अलग डिज़ाइंस रहती हैं। और अभी हाल फिलहाल में केवल इसे 150, इसकी जो जानकार लोग हैं वो ओनली 150, और गवर्नमेंट इसमें लगी है कि इसे प्रमोट किया जाए और इसके और कारीगर नए ईजाद किए जाएँ।
सबको कला दी जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश लगी है अभी भी और जुटाने में, जबलपुर का स्टोन क्राफ्ट। ठीक है, ये अभी लास्ट में जो हमें अप्रैल के अंदर 6 जीआई टैग्स प्राप्त हुए उसी के अंदर शामिल है। आप कभी भेड़ा घाट गए हों जबलपुर में, है ना, वहाँ पर क्राफ्टमैन बैठे रहते हैं पूरा। आप कभी गए हों घाट पर तो आपको दिख जाएगा, केवल वहाँ पर ये पत्थर की कलाकृतियाँ ही बिकती है और बहुत सस्ती। मतलब कि अगर ये हाथी का सेट आप कोई शोरूम से लेने जाएंगे तो आपको नहीं करते हुए 4 से 5 हज़ार रुपये का दिया जाएगा। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल एक बड़ा हाथी, फिर उसके बाद छोटा 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 करते हुए, और वहाँ पर ये मात्र आपको 100 से 200 रुपये के अंदर दे दिए जाते हैं। ठीक है, 25-25 रुपये में छोटी छोटी सी मूर्तियाँ गणेश जी वगैरह की दी जाती है। और ये इस तरह के बोर्ड्स बनाए जाते हैं, स्टोन्स के ही बने हैं, मार्बल स्टोन के बने हैं। इस पर आपकी फैमिली का नाम वो लिख देते हैं। आप जैसे जाएंगे तो आपको दिखेगा वहाँ पर, आपके नाम लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर कुछ भी आपका राजू भाई, है ना, और पूरा परिवार का आपका नाम लिख कर उकेर कर उस पर कलर करके देते हैं। देखेंगे यहाँ पर पीछे एक सुंदर सा पिकॉक हैगा। ठीक है, तो वहाँ पर बच्चा बच्चा इस क्राफ्ट को जानता है। और शिवलिंग तो जैसे हमारे नर्मदा मैया में पाए जाते हैं, और उसके बाद भी वहाँ के स्टोन से शिवलिंग्स बनाकर सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी मूर्ति बनाकर वहाँ पर सेल आउट की जाती है। और वहाँ के तो पानी पानी के अंदर ये कला है पत्थर से मूर्ति बनाने की, तो बहुत ही अच्छी कला है ये। इससे भी जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो जीआई टैग्स की क्लास में भी इतना ही था। 19 जीआई टैग से हमने जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा जाना। अगर कोई भी और जीआई टैग्स के बारे में आपको स्पेसिफिक जानना है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और जो अभी स्पेसिफिक 18 प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने स्पेसिफाई करे हैं, उन्हें नॉमिनेट करने वाला है, वो जीआई टैग्स के लिए अप्लाई करने वाला है, तो उनके बारे में भी हम एक वीडियो में देखेंगे। क्योंकि वो प्रोडक्ट्स भी अब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है कि जलेबी कहाँ की फ़ेमस है, या पूछ लेगा कि कहाँ की इमली फेमस है। मांडव की इमली को जैसे भी जीआई टैग के लिए उन्हें सोचा है देने के लिए, धार की इमली के लिए, है ना। और भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।